हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग समाज प्रसिद्ध समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुई थी। वे जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ एक गांधीवादी असहयोग आंदोलनकारी तथा भगवत गीता के दर्शन के विद्यार्थी के रूप में किया था। उनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू हरसु दयाल था। अपने विदेश में उच्च शिक्षा के दौरान उन पे मार्क्सवादी साम्यवादी विचारों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन जब वे भारत उच्च शिक्षा हासिल कर भारत लौटे तो उनके ऊपर साम्यवाद से धीरे धीरे मोह भंग होने लगा और उन्होंने गांधीवादी समाजवाद के प्रति गांधीवादी समाजवाद का जो राजनीतिक चिंतन है उसके प्रति उनके मन में सहज ही आकर्षण हुआ। अक्टूबर 1929 में भारत आने के पश्चात जयप्रकाश नारायण ने पाया कि भारतीय साम्यवाद कहीं भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। उन्हें अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने साम्यवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मध्य वर्गीय आंदोलन तथा महात्मा गांधी को भारतीय मध्य वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग का चाटुकार कहते पाया। नारायण के शब्दों में, भारतीय साम्यवादी दल के साथ मेरा मतभेद सोवियत रूस से होने वाले मेरे वैचारिक अलगाव के आरंभ का संकेत था। मार्क्सवाद तथा रूसी साम्यवाद में व्याप्त विरोधाभास के कारण नारायण ने जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों ही नारायण से अत्यंत प्रभावित हुए। एक समाजवादी मनीषी के रूप में जयप्रकाश नारायण की शक्ति इस बात में थी कि उन्हें राजनीति के आर्थिक आधारों का स्पष्ट ज्ञान था। महात्मा गांधी उन्हें समाजवाद का सबसे बड़ा भारतीय विद्वान मानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर ब्रिटेन तथा अमेरिका के समाजवादी विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे समाजवाद को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते थे। उनके अनुसार यह व्यक्तिक आचार नीति के सिद्धांत से भी बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने मनुष्य की जैविक असमानता के सिद्धांत का खंडन किया। समाजवादी होने के नाते जयप्रकाश नारायण ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त असमानता का मुख्य कारण यह है कि कुछ लोगों का उत्पादन के साधनों पर बहुत अधिक नियंत्रण है तथा जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक लोग हैं, वे उस साधनों से वंचित हैं। इसलिए उनका आग्रह था कि समाज ऐसी व्यवस्था करे जिससे मनुष्य की शक्ति तथा क्षमताओं को निष्फल करने वाली आर्थिक बाधाएं दूर हो सके। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी मूल्यों तथा पुनर्निर्माण योजनाओं के प्रति अपनी गहरी वचनबद्धता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ सहयोग तथा समझौतावादी नीतियों का खुलासा किया। उनके विचार से कांग्रेस को और उग्र आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रमों का अनुसरण करना चाहिए। नारायण के शब्दों में, समाजवाद को उत्पादन के साधनों तथा कारकों के समाजीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आम जनता के आर्थिक शोषण के क्रूर तरीकों को सिर्फ इसी प्रकार समाप्त किया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण ने 1931 के कराची कांग्रेस के मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्तावों की कमियों की भी आलोचना की। वे
भूमि कर, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा खर्चों में कटौती के प्रश्नों पर अडिग थे। उनके अनुसार भारत का मौलिक सामाजिक तथा आर्थिक कार्य जनता के शोषण को समाप्त करना है और यह जब संभव है तब वे अपने आर्थिक तथा राजनीतिक भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। इसके लिए राष्ट्रवादियों तथा प्रगतिशील समाजवादियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। 1934 में नारायण को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि भारत की स्वतंत्रता समाजवाद के ही मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा सकती है। उन्नीस में जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर नासिक जेल में भेज दिया, वहां उनकी भेंट कुछ युवा क्रांतिकारी नेताओं से हुई। उनमें से कुछ उन्हीं के भांति मार्क्सवाद तथा कुछ समाजवादी थे, परंतु इस बात पर सभी सहमत थे कि कांग्रेस की नीतियां अस्पष्ट थी और विशेषकर सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उसमें चरणबद्ध कार्यक्रम का अभाव था। 17 मई 1934 को जेल से रिहाई के पश्चात उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस उप दल का मुख्य कार्यक्रम कांग्रेस पर से मध्यम वर्ग के प्रभाव को कम करना तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जनता के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के आंदोलन से जोड़ना था। कांग्रेस समाजवादी दल के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा भी दल की स्थापना के साथ ही कर दी गई। जनवरी 1936 में महासचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल तथा साम्यवादियों के एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात सामने रखी। दल ने इसे मान लिया तथा यह भी तय किया गया कि वे मिलकर मजदूर संघ आंदोलन ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाएंगे। 1938 के आते आते भारतीय समाजवादी दल का दबदबा अधिक शक्तिशाली भारतीय साम्यवादी दल का दबदबा शक्तिशाली अखिल भारतीय मजदूर संघ सम्मेलन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस पर स्थापित हो चुका था और अब वे कांग्रेस समाजवादी दल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में अग्रसर थे। मार्च 1940 में कांग्रेस समाजवादी दल ने सभी साम्यवादियों को दल से निकालने का निर्णय लिया। साम्यवादियों के साथ जयप्रकाश नारायण का संबंध पूर्ण रूप से विच्छेदित तब हुआ। साम्यवादियों के साथ कहने का तात्पर्य यह है कि जयप्रकाश नारायण का जो संबंध था तब समाप्त हुआ, खत्म हुआ जब 1941 में रूस पर हिटलर के आक्रमण के पश्चात भारतीय साम्यवादियों ने स्वतंत्रता की सभी प्रकार की बातों को स्थगित कर युद्ध में मित्र राष्ट्रों का सहयोग करने की वकालत की। नारायण ने साम्राज्यवादी युद्ध में साम्यवादियों द्वारा मित्र राष्ट्रों के सहयोग करने के निर्णय की निंदा की तथा साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन की धीमी गति के कारण स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया तथा पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति तक सरकार के पूर्ण बहिष्कार की मांग करने लगे। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जेल में भेज दिया। वहीं से 8 नवंबर 1942 की रात वे अपने 5 अन्य सहयोगियों के साथ अपने वस्त्रों से तैयार की गई रस्सी की सहायता से 22 फुट ऊंची जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। अगले 1 साल तक वे भारत एवं नेपाल के विभिन्न भागों में जाकर भूमिगत स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का कार्य करते रहे और लाहौर के निकट सितंबर 1943 में उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वे पठान कबीलाइयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाने हेतु कश्मीर जा रहे थे। लाहौर केंद्रीय कारागार में उन्हें दी जाने वाली कठोर प्रताड़ना की कहानी सारे भारत में फैल गई। 11 अप्रैल 1946 को अपने रिहाई के पश्चात नारायण का भूमिगत आंदोलन के शीर्षस्थ नेता के रूप में जनता ने सभी स्थानों पर स्वागत किया। 1946 में जयप्रकाश नारायण को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति में मौजूद शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी तत्वों ने नामंजूर कर दिया।
इसके साथ ही नारायण के पास कांग्रेस छोड़ने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अतः 1948 में उन्होंने कांग्रेस से संबंध विच्छेद कर लिया। महात्मा गांधी के प्रभाव में वे यह मानते थे कि अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधन भी अच्छे होने चाहिए। समाजवादी दल के 8वें सम्मेलन को 1950 में मद्रास चेन्नई में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, समाजवाद आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्र तथा समान लोगों के एक समान समाज का निर्माण है, जो मानव तथा सामाजिक जीवन के कुछ ऐसे मूल्यों पर आधारित होगा जिनकी किसी भी विचारधारा अथवा दल की नीति या किसी भी प्रकार की कार्य साधकता के नाम पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। 1952 के प्रथम राष्ट्रीय आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त किया। समाजवादी दल ने साम्यवादियों के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस हार के पश्चात जयप्रकाश नारायण ने आचार्य जेबी कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा दल के KMPD के साथ समाजवादी दल का विलय कर प्रजा समाजवादी दल या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। अब हम जयप्रकाश नारायण के जो समाजवादी विचार है उसके बारे में हम जानेंगे। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस में प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में जयप्रकाश नारायण ने सामूहिक स्वामित्व तथा नियंत्रण के सिद्धांत की चर्चा की। अपनी पुस्तक टुवर्ड्स फ्रीडम में उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र भारत राष्ट्रों के बीच शांति की स्थापना, पूर्ण निःशस्त्रीकरण तथा राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे हेतु स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के तरीकों को तय करने की दिशा में कार्य करेगा। यह अपने पड़ोसी राज्यों, चाहे वे बड़ी शक्तियां हों अथवा छोटी, के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयास करेगा तथा किसी दूसरी राज्य की भूमि पर अधिकार करने का प्रयास नहीं करेगा। इस देश का कानून जनता की स्वतंत्र रूप से इच्छा पर आधारित होगा। व्यवस्था संचालन का अंतिम आधार जनता की अनुमति तथा सहमति होगी। स्वतंत्र भारतीय राज्य पूर्ण व्यक्तिगत, नागरिक एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा, परंतु भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से निर्मित संविधान को हिंसा के प्रयोग से समाप्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। राज्य नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार होंगे। जन्म तथा विशेषाधिकार संबंधी सभी भेदभाव मिटा दिए जाएंगे। सामाजिक विरासत तथा राज्य द्वारा प्रदत्त सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य का आधार राज्य का राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होगा। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी होगा। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी प्रयासों से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, जिससे सभी को बराबर का लाभ मिले। सभी बड़े उद्योगों को धीरे धीरे सामूहिक स्वामित्व तथा नियंत्रण में लाना होगा तथा इस कार्य का प्रारंभ राज्य भारी परिवहन, जहाज रानी, खान उद्योग तथा अन्य भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से करेगा। इसके अतिरिक्त कपड़ा उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना होगा। ग्राम्य जीवन को फिर से संगठित किया जाएगा तथा गांवों को जहां तक संभव हो सके स्वशासित एवं स्वावलंबी इकाइयों में बदलना होगा। देश के भूमि कानून में भारी बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे भूमि का स्वामित्व वास्तव में उस पर कृषि कार्य कर रहे किसानों को हो जाए तथा किसी किसान के पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि न हो। इससे सभी प्रकार की जमींदारी तथा कृषि बंधक बनाने की प्रथा का अंत हो जाएगा। राज्य सभी वर्गों के हितों की रक्षा करेगा, लेकिन इसका परिणाम अगर निर्धन तथा दलितों के हितों के विरुद्ध होगा, तब राज्य उनकी रक्षा में सामने आएगा तथा सामाजिक न्याय के संतुलन को पुनर्स्थापित करेगा। राज्य के तथा राज्य द्वारा संचालित सभी उद्योगों के प्रबंधक मंडल में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा तथा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ इनकी बराबर की भागीदारी होगी।
भारतीय राज्य में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें सभी सामाजिक भेदभाव मिटाकर नागरिकों के बीच बराबरी के सिद्धांत को या समानता के सिद्धांत को लागू किया जाएगा तथा राजा एवं नवाब के रूप में किसी भी प्रकार के प्रधान अथवा संवैधानिक प्रधान की स्थापना नहीं की जाएगी। उपयुक्त बातें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य होने चाहिए। कांग्रेस पूर्ण रूप से विश्वास करती है कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों तथा नस्लों के लोगों का उत्थान हो तथा वे सभी मिलकर इन आधारों पर एक महान तथा गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करें। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद उन मूल्यों को विरुद्ध नहीं है जिनका लंबे समय से भारतीय संस्कृति ने पोषण किया है। भारतीय संस्कृति ने उन आदर्शों को सर्वोपरि माना है जो व्यक्ति को निम्न कोटि की वासनाओं तथा परिग्रह की वृत्ति से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। वस्तुओं का मिलजुल कर बांट कर उपभोग करना भारतीय संस्कृति का प्रमुख आदर्श रहा है। इसलिए आरोप हास्यास्पद है कि समाजवाद का सिद्धांत पश्चिम से लिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि समाजवाद के व्यवस्थित आर्थिक सिद्धांतों का निरूपण पश्चिम हुआ, किंतु उसका आदर्शवाद भारतीय संस्कृति का ही अंग है। जयप्रकाश नारायण ग्रामीण जीवन के पुनर्संगठन के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि गांवों को अधिक स्वायत्त तथा स्वावलंबी इकाइयों में परिणत किया जा सके। उनके अनुसार इसके लिए भूमि संबंधी कानूनों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। उद्योगों तथा कृषि के बीच संतुलन केवल सहकारी प्रयासों के द्वारा ही संभव है। जयप्रकाश नारायण ने उद्योगों की स्थापना तथा संगठित आर्थिक विस्तार के लिए अन्य मार्गों का भी सहारा लेना चाहिए, ये विचार दिया। लेकिन यह उचित नहीं हुआ कि कृषि को उसकी वर्तमान असंतोषजनक अवस्था में छोड़ दिया जाए। उनका मानना था कि कृषि का वर्तमान व्यक्तिवादी स्वरूप किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्पादन में वृद्धि सहकारिता तथा सहयोग पर आधारित कृषि से ही संभव है। समाजवादी होने के कारण जयप्रकाश नारायण आर्थिक समस्याओं को प्राथमिकता देते थे। उनका आग्रह था कि देश की आर्थिक समस्याओं का तुरंत हल ढूंढने चाहिए। उनके अनुसार आर्थिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन के बीच कोई प्रत्यक्ष तथा अनिवार्य संबंध नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना सांस्कृतिक सृजनशीलता असंभव है। इसलिए जयप्रकाश नारायण उन परिस्थितियों के निर्माण के पक्ष में थे जिनमें समान अवसर के आदर्श को साक्षात्कृत किया जा सके। संस्कृति के फलने फूलने के लिए न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति अपरिहार्य है। आरंभ में जयप्रकाश नारायण ने मार्क्स से प्रभावित होने के बावजूद राज्य के समाप्त होने का विरोध किया। वे राज्य को समाजवादी ढांचे के निर्माण तथा सामाजिक पुनर्निर्माण का माध्यम मानते थे। महात्मा गांधी के प्रभाव में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साध्य को महत्व देना आरंभ किया। यानी उनका मानना था कि साधन का महत्व दिया जाना चाहिए। अगर साधन उचित होगा तभी जाके साध्य भी उचित होगा, साध्य भी यथेष्ट होगा। मार्क्सवादियों द्वारा हिंसा के मार्ग का समर्थन उन्हें प्रभावित नहीं करता था। सत्याग्रह के तकनीक तथा विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का उनके मस्तिष्क पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षों पश्चात जयप्रकाश नारायण ने यह अनुभव किया कि समाजवाद उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों तथा मूल्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे तथा मानवता को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे तथा शांति के महान उद्देश्यों को ले जाने में असमर्थ है। 1953 के बोधगया के सर्वोदय सम्मेलन के समय उनको यह विश्वास हो गया कि जब तक समाजवाद सर्वोदय में बदल नहीं जाता है तब तक स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का पथ प्रदर्शक प्रकाश एक स्वप्न मात्र ही रह जाएगा। इसके पश्चात जयप्रकाश नारायण एक जीवनदानी हो गए। उनका झुकाव अब पूरी तरह से सर्वोदय की ओर हो गया, जो राज्य तथा शक्ति राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स के पूर्णतः विपरीत विचारधारा है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय ही नया समाजवाद है जो भारत की दृष्टि से पूर्णतः उचित है। जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान
भारतीय समाजवादी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ना था। आचार्य नरेंद्र देव तथा नारायण जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा को साम्राज्यवादी राजनीतिक आधिपत्य तथा देशी सामंतवाद की दास्ता से जनता को मुक्त करवाने की दिशा में मोड़ दिया। धन्यवाद।